हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर 2 ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एंकर टैग के बारे में, इमेजेस के बारे में, वीडियोस के बारे में और ऑडियो फाइल्स के बारे में, और फॉर्म टैग्स को कैसे बनाया जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ आपने लेक्चर 1 जो बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल था वो देख लिया होगा, जिसके अंदर बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ आपको सिखाई गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले थोड़े और फंडामेंटल समझेंगे और फिर हम एंकर टैग और उन सारी चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। तो जब आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन रह गई होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन कैसी? देखिए, मैं आपको चलते हैं कोड पे लेके चलते हैं और आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है अभी। तो मैंने पहले से ही लैब चालू कर ली है और लैब के अंदर का कोड एडिटर भी मैंने पहले से ही चालू कर लिया है। अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो उसमें क्या होता था, मैं चलिए पहले एक फाइल बना लेते हैं उसके लिए, index.html की। ठीक है, और जैसे ही हमने फाइल बना ली, आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में मैं पी लिख रहा था और हिट कर रहा था टैब, तो वो पूरा का पूरा बनकर आ जा रहा था। तो ऐसी कौन सी जादुई ताकत थी हमारे वीएस कोड के पास या हमारे लैब के पास जो ये काम करके दे रही थी? तो वो जो जादुई ताकत था उसका नाम है इमेट का प्लगइन। एक प्लगइन आता है जिसका नाम है एमेट। वो प्लगइन हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है पीडब्ल्यू स्किल्स की लैब के अंदर, जितने भी कोड एडिटर है उसके अंदर। तो वो क्या करता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो एचटीएमएल और सीएसएस का पार्ट है, एमेट क्या करता है, एमेट उसे लिखने के लिए बहुत ईजी कर देता है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको खुद से पी टैग लिखना हो तो आपको पहले एंगुलर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फिर उसे ओपन करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश देके क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा। तो ये सारे कामों को जिसे बार बार रिपीट ना करना पड़े, ये जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है एमेट ने। जैसे ही आप एमेट का यूज करते हैं, ये सारी की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था पहला फायदा। दूसरा फायदा, जैसे ही आप एचटीएमएल की शुरुआत करते हैं, एक बॉयलर प्लेट कोड चाहिए होता है आपको। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब क्या होता है, उतना कोड जो एक डेवलपर को जरूरत है प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले एचटीएमएल के अंदर। तो उसे भी कैसे ला सकते हैं हम? उसे लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है एक्सक्लेमेटरी मार्क और हिट कर देना है टैब। जैसे ही आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के हिट करते हैं टैब की को, तुरंत ही एमिट क्या करता है, आपको एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड रेडी करके दे देता है। देखिए, इसके अंदर यहाँ पे एचटीएमएल टैग भी आ चुका है, हेड आ चुका है, बॉडी आ चुकी है और एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग आ चुका है। मीन्स ये बॉयलर प्लेट कोड रेडी करके आपको दे देता है, ताकि आप अपना काम आसानी से शुरू कर सकें, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो हम हैं क्लास 2 के अंदर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्लास 2। अब जैसे ही हमने क्लास 2 लिख दिया, आपको पता है ये टाइटल कहाँ पे शो होता है। और हम रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक और करना है ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखकर आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इस पूरे यूआरएल को कॉपी, न्यू टैब में जाऊँगा, इस यूआरएल को पेस्ट करूँगा और जो वहाँ पे पोर्ट नंबर आया था उसको लिख के मैं कर दूंगा एंटर। और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा वेब पेज लोड हो चुका है और ऊपर जो टाइटल है आ चुका है क्लास 2। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। हमने पिछले क्लास में देखा था जितने भी टैग हम लिख रहे हैं, उन सभी टैग का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो HTML के अंदर कुछ ऐसे भी टैग हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो खुद से ही सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देता हूं, एक HR करके टैग है। HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपको एक वेब पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लाके देगा। तो ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इस टैग को लिखने के बाद आपको इसका क्लोजिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देखेंगे आपको एक लाइन मिल चुकी है यहाँ पे, तो ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। देखिए, आज के दिन पे क्या होने लगा है, जो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उसमें ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन पहले जब एचटीएमएल की शुरुआत हुई थी, तब जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग थे, उन सभी सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना कंपलसरी था। लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती जा रही हैं, उस तरह ये आप अगर ओमिट कर देते हैं, मतलब नहीं लिखते हैं, तब भी जो वेब ब्राउजर है जिसे रेंडर करना है वेब पेज को, वो समझ जाएगा कि हाँ, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, मैं खुद से लगा के इसे रेंडर कर दूंगा। तो यहाँ तक बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये ऑटोमेटिक कहाँ से पूरे टैग बन के कंप्लीट हो जा रहे थे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कमेंट्स क्या है और कमेंट की इंपॉर्टेंट क्या होती है। ठीक है,
तो देखिए, कमेंट क्या होता है, जब भी आप कोई कोड लिखना शुरू करते हैं, जब भी आप कोई कोड लिखना शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आपको उस कोड, उस लाइन के जस्ट ऊपर कमेंट देके ये लिखना होता है कि जो नीचे कोड लिखा गया है वो किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नीचे कोड लिख रहा हूँ एक वीडियो लोड करने के बारे में, तो मुझे ऊपर कमेंट दे देना चाहिए कि मैं नीचे एक वीडियो लोड कर रहा हूँ जो इस जगह से आने वाला है। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप कंपनी छोड़ के चले जाते हैं और कोई दूसरा डेवलपर आपकी जगह पे आके उस कोड को देखता है। तो जब वो कोड को देखे तो वो कमेंट पढ़ के ही समझ जाए कि आपने नीचे क्या लिखा है। उसको देख के एनालाइज करके एक एजुकेटेड गेस लेने की भी जरूरत ना पड़े। तो इन सभी कामों को आसान कर देते हैं हम कमेंट की मदद से। तो आज हम अपना सबसे पहला कमेंट लिखेंगे एचटीएमएल के अंदर। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, कमेंट लिखने के लिए एमिट ने हमें एक शॉर्टकट दिया है। आप प्रेस करेंगे कमांड और फॉरवर्ड स्लैश, और अगर आप विंडोज मशीन पे हैं तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही आप कंट्रोल या फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं, कमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो आ जाता है। मीन्स कमेंट जहां पे लिखना है उसका जो सिंटेक्स है वो आ जाता है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि हम दूसरे वेब पेज को अपने वेब पेज के ऊपर कैसे लाके लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपरलिंक, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ हाइपरलिंक। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जो भी चीज लिखने जा रहा हूँ, मैं उसके अंदर दूसरे किसी वेब पेज का यूआरएल डालूंगा। तो अब वो कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग का। तो मैं लिखूंगा ए और हिट करूंगा टैब। जैसे ही मैं ए लिख के हिट टैप करता हूँ, जो ए एलिमेंट है पूरा का पूरा, उसका सिंटेक्स लिखकर मेरे सामने आ जाता है। और आप देख रहे होंगे इस टैग के अंदर बीच में भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो बीच में कुछ लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं उस एक पर्टिकुलर टैग के लिए, जो उस टैग को काम करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब ये कैसे मदद करती है वो देख लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा लिखा रहता है क्लिक हियर, और जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं वो आपको किसी और दूसरे वेब पेज पे लेके चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर टू विजिट पीडब्ल्यू स्किल्स साइट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं न्यू पेज पे जाके पीडब्ल्यू स्किल्स की साइट खोल रहा हूँ, इसे कॉपी करूंगा और एचरेफ के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो ये बीच में एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टैग्स की एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, जो टैग को काम करने के लिए आसानी होती है। तो जैसे ही इसे सेव करेंगे हम लोग और यहाँ पे आके रन करेंगे, तो रन करते ही आप देख लेंगे यहाँ लिखा रहता है क्लिक हियर टू विजिट पीडब्ल्यू स्किल्स साइट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप देखेंगे पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट लोड हो गई। तो एंकर टैग जो था उसने मदद किया हाइपरलिंक बनाने में। और इस इंसान ने जो अंदर एक अलग से एट्रीब्यूट दिया हुआ है, एचआरएफ नाम का, जो रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट दिया गया है, उसने मदद की इस पे क्लिक करके दूसरी जगह पहुंचने के लिए। क्लियर हुआ यहां तक। एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग कुछ नहीं करता, वो दूसरे वेब पेज को, या आपके पास ही अगर मल्टीपल वेब पेजेस हैं तो वो उसे लिंक करने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, आप क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर, अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, और अगर जब वो आईडी पासवर्ड सही हो जाता है तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं अपने होम पेज के ऊपर, जहाँ पे पूरा कंटेंट होता है आपसे रिलेटेड। तो ये काम कैसे होता है, ये होता है एंकर टैग की मदद से। एंकर टैग आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। एम आई क्लियर। तो यहाँ तक हो गया। अब आपने देखा होगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था, ठीक है, जब मैं यहाँ पे आके क्लिक कर रहा था, तो क्लिक करते ही जो वेब पेज था वो वहां पर ही लोड हो गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूं, वेब पेज उस वेब पेज में ना लोड हो के एक दूसरे टैब को ओपन करे और उसके अंदर लोड हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए अंदर हम एक और एट्रीब्यूट लिखते हैं और जिसका नाम होता है टारगेट। क्या होता है, टारगेट। और टारगेट की वैल्यू देते हैं हम अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे ही आप टारगेट की वैल्यू दे देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, और यहाँ पे आके आप इसे रिफ्रेश मार दीजिए और कहिए इसे रन। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब वेब पेज जो है वो यहाँ पे ना लोड होके वो एक नया टैब खोलेगा और उसके अंदर लोड होगा। देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने किया रिफ्रेश और मैंने किया क्लिक। और जैसे ही मैंने रिफ्रेश मतलब लिंक पे क्लिक किया, एक नया वेब पेज फिर से लोड हो गया। एम आई क्लियर।
बट ये जो वेब पेज लोड हुआ ये इस एक पर्टिकुलर पेज के अंदर ना होके एक नया टैब खोलता है और उसके अंदर लोड हो रहा है। एम आई क्लियर? चलिए, यहाँ तक बात हो गई। मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, जब भी आप कोडिंग करते हैं, आप देखेंगे कि जो मेरा कोड है, वो बार-बार दूसरी तरफ चला जाता है और उसे देखने के लिए मुझे बार-बार मेरी स्क्रीन को दूसरे साइड पे स्ट्रेच करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यूज़ में जाएँगे और वर्ड रैप नाम का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो अब क्या होगा, जितना बड़ा आपका मॉनिटर या डेस्कटॉप है, उतने बड़ी स्क्रीन के अंदर ही सारा कंटेंट दिखेगा। आपको राइट या लेफ्ट स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम आई क्लियर टिल हियर? ओके, चलो अब जान लेते हैं हम कि एंकर टैग के अलावा और जितने भी टैग्स हैं, जैसे इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, उसे कैसे लेकर आते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं हम कि हम किस तरह मल्टीमीडिया पेजेस को या मल्टीमीडिया डेटा को अपने वेब पेज के ऊपर कैसे ला सकते हैं। मल्टीमीडिया डेटा मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को अपने वेब पेज के ऊपर कैसे ला सकते हैं। उसे समझने से पहले हम एक चीज समझने वाले हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट एचटीएमएल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये समझने के लिए कि जो आप डेटा लिख रहे हैं, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, वो कितनी स्पेस लेने वाला है वेब पेज के अंदर। तो जब भी आप कोई चीज लिख रहे हैं और वो वेब पेज का पूरा स्पेस ले ले, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पैराग्राफ के अंदर पीडब्ल्यू स्किल्स, और उसने वो पीडब्ल्यू स्किल्स जो इतना सा ही कंटेंट था, उसके लिए पूरा का पूरा स्पेस ले लिया वेब पेज के ऊपर, उसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो उतनी ही स्पेस लेंगे वेब पेज के ऊपर जितनी दूर में उनका कंटेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पीडब्ल्यू स्किल्स, पीडब्ल्यू स्किल्स, पीडब्ल्यू स्किल्स 3 बार इनलाइन एलिमेंट के अंदर। तो अब क्या होगा, ये जो इनलाइन एलिमेंट है वो उतनी ही स्पेस लेगा वेब पेज के ऊपर जितनी स्पेस के अंदर वो उसे पीडब्ल्यू स्किल्स को दिखा सके। बाकी वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज नहीं करेगा वेब पेज के ऊपर। तो अब सवाल आता है, कौन से ऐसे टैग हैं एचटीएमएल के अंदर जो इनलाइन है और कौन से ऐसे टैग हैं जो ब्लॉक लेवल है। तो डिव एक ऐसा टैग है जो है ब्लॉक लेवल। डिव के अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, ये सब हैं ब्लॉक लेवल, जो कि पूरी की पूरी स्पेस लेते हैं वेब पेज के ऊपर। फिर आता है इनलाइन टैग, इनलाइन एलिमेंट। तो इनलाइन एलिमेंट के अंदर जो टैग है सबसे फेमस होता है, मतलब जो बात करते हैं लोग, वो है स्पैन। स्पैन टैग क्या करता है, वो उतनी ही जगह लेता है जितनी जरूरी होती है वेब पेज के ऊपर। और स्पैन टैग के अलावा बहुत सारे ऐसे टैग हैं जो कि हैं इनलाइन, जैसे कि एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ऑडियो वीडियो टैग हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ये सब जो है ये आते हैं इनलाइन एलिमेंट के अंदर। ये उतनी ही स्पेस लेंगे जितनी दूर में इनका कंटेंट खत्म हो जाए। इसके अलावा वो ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज नहीं करते। चलिए कोड के थ्रू इसे समझ लेते हैं ये कैसे किया जाता है। तो मैंने बनाया, सबसे पहले क्या करते हैं, एज अ गुड प्रैक्टिसनर हमें सबसे पहले लिखना होता है कमेंट। कमेंट में मैं लिख दूंगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और फिर मैं क्या लिखूंगा, एंड इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बाहर। अब समझते हैं, पैराग्राफ मैंने लिखा, पैराग्राफ में मैंने लिखा पीडब्ल्यू स्किल्स। फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा, उसमें भी मैंने लिखा पीडब्ल्यू स्किल्स। ठीक है, और मैंने एक लिखा डिव टैग। ठीक है, डिव टैग के अंदर भी मैंने लिख दिया पीडब्ल्यू स्किल्स। ठीक है, अब ये था ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जाम्पल। ये क्या थे, ये थे ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, इनलाइन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू 1 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पैन। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया पीडब्ल्यू स्किल्स। ठीक है, क्लियर? कॉपी कर देते हैं इसको, डुप्लीकेट इन द सेंस, करते हैं सेव। अब यहाँ पे आके करेंगे रन। तो जैसे ही रन करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे जो पीडब्ल्यू स्किल्स है, यहाँ पे उसने उतनी स्पेस ली। देखिए कंटेंट इतना था, फिर भी इसने पूरी की पूरी स्पेस ली वेब पेज के ऊपर, जो उसे यूटिलाइज करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं थी। कंटेंट सिर्फ इतना सा था, स्पेस पूरी की पूरी ली गई। लेकिन जो उसके नीचे मैंने इनलाइन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इन इनलाइन एलिमेंट्स ने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली तीनों चीजों के लिए। पीडब्ल्यू स्किल्स जितने स्पेस, कंटेंट जितने स्पेस में आ जाता, उतना ही स्पेस लिया वेब पेज के ऊपर, और बाकी की सारी स्पेस उन्होंने
छोड़ दी। मतलब उन्होंने बाकी किसी भी स्पेस को यूटिलाइज नहीं किया इन लाइन एलिमेंट के अंदर। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ऐसा नहीं था। जितनी दूर में कंटेंट आएगा लेकिन वो स्पेस लेगा पूरे के पूरे ब्लॉक की, जो कि है एक पूरा का पूरा वेब पेज का एरिया। इतना क्लियर हो गया? हम क्लियर हो गए ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आपने अभी तक जितनी भी चीजें देखी हैं उन सब ने आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उन सब के क्लोजिंग टैग भी हैं और ओपनिंग टैग भी हैं, जितने के जितने टैग्स की बात की हमने। लेकिन HTML के अंदर कुछ ऐसे भी टैग हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब उनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक ही होता है। वैसे कौन से टैग है? तो हमारे पास है एक HR। ठीक है। ये HR टैग क्या करता है? HR टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाके देता है हमें हमारे वेब पेज के ऊपर। इसे करते हैं सेव। अब हम यहाँ पे आएंगे और हिट करेंगे रीलोड, तो आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे वेब पेज के ऊपर आ चुकी है। देखिए, अगर आप इस फॉरवर्ड स्लैश को नहीं देते हैं और इसे रन करते हैं तब भी वो प्रॉपरली रन करेगा। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस होती है, जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं, ठीक है, जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है मतलब जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक ही होता है, उसके अंदर हम अगर फॉरवर्ड स्लैश देते तो ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। गुड प्रैक्टिस मतलब जब HTML आया था तब ये लिखना इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में वेब ब्राउजर जो है वो खुद ही समझ जाता है कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है और वो उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश अपने अंदर ही लगा देता है। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा और बहुत सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मैं अभी आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है। एक हो गया इमेज। एक और सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसे हम कहते हैं बियर। बियर क्या करता है? बियर करता है ब्रेक। बियर क्या करता है? ब्रेक। वो किसी भी चीज को तोड़ देगा और उसे न्यू लाइन पे जाने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बियर। अब मैं अपने वेब पेज पे आता हूँ और हिट करता हूँ रीलोड। ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये जो PW स्किल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक। ठीक है। ब्रेक करते हैं सेव। अब आप देखिए यहाँ पे इसके बाद मैंने लिखा था BR। तो इस BR ने क्या किया? उस पूरी लाइन को बीच में से तोड़ के न्यू लाइन के ऊपर सेंड कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ थे सेल्फ क्लोजिंग टैग। अभी मैं आपको और सेल्फ क्लोजिंग टैग धीरे धीरे बताऊंगा। तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि हम मल्टीमीडिया को अपने वेब पेज के ऊपर कैसे ला सकते हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं, हम मल्टीमीडिया को लाना अपने वेब पेज के ऊपर। तो वेब पेज के ऊपर मल्टीमीडिया का मतलब इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस को आप अपने वेब पेज के ऊपर लाके कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, हम यहाँ पे लिख देंगे मीडिया। ठीक है। उससे क्या हमें समझ में आ जाएगा कि हम कौन से मीडियास को ला रहे हैं। सबसे पहले हम लाएंगे इमेज को। सबसे पहले किसको लाएंगे? हम इमेज को। कहीं मतलब दूसरे साइट से या अपने सिस्टम से वो हम लेकर आएंगे अपने वेब पेज के ऊपर। तो इमेज टैग को, इमेज को, किसी भी इमेज को अपने वेब पेज पे लाने के लिए हमें यूज करना होता है इमेज टैग। और आप लिखते हैं IMG और हिट करते हैं टैब। जैसे ही आप IMG लिख के हिट कर देते हैं टैब, जो इमेज टैग का एलिमेंट है उसके जितने भी जैसा भी सिंटेक्स होता है वो हमें एमेट लोड करके दे देता है। तो एमेट ने हमें क्या लोड करके दिया? एमेट ने हमें लोड करके दिया सोर्स और एट्रीब्यूट। सोर्स का मतलब वो कहाँ से आएगा, उसका पाथ क्या होने वाला है वो हम देते हैं सोर्स के अंदर। और अल्ट में क्या देते हैं? इन केस जो आपने पाथ, जो आपने सोर्स दिया हुआ है वो गलत हो जाता है, तब क्या होगा? ये जो अल्ट है मीन से अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है वो लोड हो जाता है। तो चलिए हम इमेज ले लेते हैं ऑनलाइन एक पिक्सल से। ठीक है। पिक्सल एक वेबसाइट है जो आपको फ्री में इमेज प्रोवाइड करती है। हमें यहाँ क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके क्लिक कीजिए कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर। मैंने क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस। मैं यहाँ पे आता हूँ, सोर्स पे मैं इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सोर्स पे इमेज को पेस्ट कर दिया, अब मैं आ जाऊंगा क्लास 2 के ऊपर और हिट करूंगा रिफ्रेश। ठीक है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ पूरा का पूरा वेब पेज के ऊपर एक इमेज आके लोड हो चुकी है। ठीक है। तो इस तरह हम इमेज को अपने वेब पेज के ऊपर ला सकते हैं। तो ये अल्ट का क्या काम? तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जिसके अंदर एस नहीं है। ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे एस नहीं है, मैं करता हूँ इसे सेव। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और हिट करूंगा रीलोड। तो अब आपको और यूजर समझ ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई इमेज थी जो किसी कारणवश लोड नहीं हो पाई। तो मैं मान लीजिए अल्ट के अंदर अगर लिख देता हूं बर्ड,
तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर इमेज लोड नहीं हो पाएगी, फिर भी बर्ड लिखकर आ जाएगा, ताकि जो भी इंसान आपका ये पेज देख रहा है, वो ये एनालाइज करके समझ सके कि हाँ, यहाँ पे कोई इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण वो यहाँ पे लोड नहीं हो पाई है। ठीक है? और जैसे ही आप इसे सही कर देते हैं, पिक्सेल्स को एस कर देते हैं और सेव कर दें, आप देखेंगे इमेज फिर से लोड हो गई। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो इमेज लोड हुई है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, जो हमारा पूरा का पूरा एंटायर वेब पेज ले रही है। हमें इतनी बड़ी इमेज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो उस केस में हम उसे छोटा कैसे करें, ये सवाल है। तो इमेज टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, जितने भी ये टैग्स होते हैं, उनके अंदर हम लिखते हैं एट्रीब्यूट। ये एसआरसी एक एट्रीब्यूट है, ये एएलटी एक एट्रीब्यूट है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो हेल्प करती हैं उस टैग को और अच्छे से काम करने के लिए। इतना सिंपल समझ लेते हैं आज के लिए, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट और दूसरा लिखेंगे विड्थ। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, हाइट एंड विड्थ। मैं हाइट में डाल देता हूं 500 पिक्सल और विड्थ में डाल देता हूं मैं 500 पिक्सल। इसे करेंगे सेव। अब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे जो इमेज है वो 500 पिक्सल बाई 500 पिक्सल के रेशियो में लोड हो चुकी है। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे पिक्सल नहीं लिखते, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे पिक्सल को लिखना अवॉइड कर दिया, तब क्या होगा? तो उस केस में भी जो इमेज है वो प्रॉपरली लोड होगी, क्योंकि जो आजकल के मॉडर्न वेब ब्राउजर हैं, वो ऐसे किसी भी यूनिट को जो आप दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो उन्हें पिक्सल के रूप में ही लेते हैं। वो किसी और तरीके से इसे ट्रीट नहीं करने वाले, ठीक है? अब सवाल आता है, क्या हम इमेजेस को अपने मतलब किसी ऑनलाइन सोर्स से ही लोड कर सकते हैं? अपने सिस्टम के अंदर कोई इमेज है तो उसे लोड नहीं कर सकते? नो, हम उससे भी प्रॉपरली लोड कर सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो इमेज का पाथ है आप उसे प्रॉपर दे रहे हो। मान लीजिए आपने अपने सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है जहां पे आप कोडिंग कर रहे हैं, तो आपको उस फोल्डर के अंदर ही इमेज को लाके रखना है और इमेज का पाथ प्रॉपरली यहाँ पे दे देना है, ताकि वो इमेज लोड हो सके आपके वेब पेज के ऊपर। क्लियर? तो ये था इमेज को लाने का तरीका। अब दूसरा जो हम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं कि हम वीडियोस को कैसे लेकर आए। और अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इमेज कौन सा टैग हुआ, इमेज कौन सा एलिमेंट हुआ, इमेज हुआ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, सॉरी, सेल्फ क्लोजिंग टैग है इमेज। और इनलाइन कैसे, मैं भी आपको एक सेकंड में बताता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ वीडियो। अब मुझे लाना है वीडियो मेरे वेब पेज के ऊपर। क्या लाना है मुझे? वीडियो। मैंने लिखा वीडियो, अब मैं क्या प्रेस करूंगा, हिट करूंगा टैब। मैं एक गलती कर रहा हूँ, आपने देखा मैंने कमेंट नहीं दिया, तो मुझे देना पड़ेगा कमेंट। तो मैं यहाँ पे दूंगा कमेंट, और कमेंट में मैं लिखूंगा वीडियो, ताकि कोई और कोड मेरा पढ़े तो वो समझ सके नीचे क्या हो रहा है। और एज अ गुड प्रैक्टिस, कोड लिखने से पहले कमेंट डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने लिख दिया वीडियो, और वीडियो का पूरा जो सिंटेक्स होता है एलिमेंट का, वो मेरे सामने लोड हो चुका है। और यहाँ पे आ गया है एसआरसी। एसआरसी का मतलब वीडियो कहाँ से लाके हमें डालना है। तो फिर से हम चलेंगे पिक्सल्स के ऊपर, इसे कर देंगे क्लोज, और हम क्लिक करेंगे वीडियोस के ऊपर, और इस वीडियो पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और क्या करेंगे हम लोग, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, और आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके भी कॉपी वीडियो एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके कॉपी वीडियो एड्रेस भी ले सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और इसे कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, जैसे ही हमने इसे पेस्ट कर दिया, अब हम देख पाएंगे, चलिए एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसे करता हूँ रीलोड। ठीक है, और आप देखो, मैंने बोला था इनलाइन एलिमेंट है, तो वो इनलाइन एलिमेंट क्यों है हम उसे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये इमेज टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जैसे ही इमेज टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट पेज पे, मींस नेक्स्ट जो जगह है वो एम्प्टी रहती है, और मैं वहां पे वीडियो लोड करने के काबिल हो जाता हूँ। क्लियर? तो जो इमेज था वो सिर्फ इतने दूर में आया, और उसके तुरंत बाद मेरी वीडियो आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इमेज है वो मेरा इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट है। तो यस, मैं ये कह सकता हूँ जो ये इमेज टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है। अब ये जो वीडियो टैग होगा, ये भी मेरा इनलाइन एलिमेंट ही होगा। वो पता चलेगा आपको जब मैं दूसरा कोई टैग डालूंगा
तब का के लिए हम रखते हैं शांति, ठीक है। तो ये रहा मेरा वीडियो टैग, और इस वीडियो टैग के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ रीलोड। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जो वीडियो टैग आया है, इस टैग के अंदर कोई भी प्ले और पॉज का ऑप्शन नहीं है। और वीडियो के अंदर प्ले पॉज, फुल स्क्रीन करना और टाइम फ्रेम को चेंज करने का ऑप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब उसे कैसे लेके आए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास एट्रीब्यूट, जो वीडियो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स। क्या है? कंट्रोल्स। और जैसे ही आप कंट्रोल्स लिखते हैं और यहाँ पे आके हिट रीलोड करते हैं, तो आप देखेंगे अब कि यहाँ पे प्ले पॉज का ऑप्शन आ चुका है, फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन आ चुका है, और टाइम फ्रेम भी चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो कंट्रोल जो ये प्रॉपर्टी है, ये इतनी ज्यादा ताकत लाके देती है इस वीडियो टैग को। क्लियर हुआ यहाँ तक कि वीडियो टैग क्या काम कर सकता है? जिस तरह वीडियो टैग है हमारे पास, उस तरह ही हमारे पास है ऑडियो टैग। तो सेम करेंगे हम फिर से, कमेंट, जाएंगे नीचे और हम लिखेंगे यहाँ पे ऑडियो, और क्या प्रेस करना है हमें? टैब। कौन कोड कंप्लीट करके देगा हमें? कोड कंप्लीट करके हमें देगा एमेट। एमेट एक हमारा ऐसा फ्रेंड है जो हमारे सभी कामों को फटाफट करके खत्म कर देता है। फिर मैं करूंगा हिट टैब, पूरा का पूरा सिंटेक्स आ गया उस पूरे ऑडियो एलिमेंट का, ठीक है। सोर्स के अंदर क्या डालेंगे? जहां से हमें ऑडियो फाइल लेकर आनी है। और कंट्रोल्स क्यों लिखेंगे हम? कंट्रोल्स लिखेंगे हम ताकि प्ले पॉज और टाइम फ्रेम को चेंज करने का ऑप्शन आ जाए। अब मैं अगर यहाँ पे आके वेब पेज पे आके रीलोड करता हूँ, तो फिर से मैंने कहा था एक चीज नोटिस करने के लिए, अब वीडियो टैग क्या है? वीडियो टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट है। उसने उतनी ही स्पेस ली जितना उसे जरूरत है, उसके अलावा उसने स्पेस नहीं ली। उसके अलावा उसने दूसरा काम करने के लिए दूसरे लोगों को जगह दे दी। तो जब भी कोई ऐसा टैग जो कंप्लीट स्पेस नहीं लेता, तो उसे हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। और जब भी कोई ऐसा टैग जो पूरी की पूरी स्पेस ले लेता है, हम उसे कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स या ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पूरा का पूरा एक ब्लॉक ले लेते हैं वेब पेज का, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये तीनों तीन अलग अलग लाइन पे चाहिए होते, तो मुझे एक चीज करनी पड़ती। एक टैग याद है, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? वो तोड़ देता है चीजों को और मजबूर करता है कि भाई साहब आप जाइए न्यू लाइन के अंदर। तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, और यहाँ पे देखिए ऑडियो आ गया। अब अगर आप ऑडियो ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो, तो आप देख सकते हैं जो ऑडियो है इसमें प्ले और पॉज का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। जो ऑडियो टैग है उसके अंदर प्ले और पॉज का ऑप्शन नहीं आ रहा, मीन्स ऑप्शन है बट आप उससे कुछ कर नहीं सकते। उसका कारण, अभी तक मैंने ऑडियो की सोर्स नहीं दी, मतलब उसे प्ले क्या करना है उसे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क, ठीक है। आपको यहाँ पे सोर्स डालना है, कहीं से भी ऑडियो ले लीजिए, यहाँ पे सोर्स डालिए और यहाँ पे प्ले पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं HTML के सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? तो जो भी डेटा आप एक किसी भी वेब पेज पे लिख रहे हैं, मान लीजिए जब आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे PW स्किल्स पे, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ा होगा। तो वो जो डालने की जगह थी, फिर अगर अपने प्रोफाइल में जा रहे हैं तो वहां पे अपना नाम, ईमेल, ये सब डालते हैं। तो ये आप करते HTML के अंदर ही हैं, ठीक है। HTML के अंदर होता है फॉर्म टैग, और उसके अंदर होते हैं इनपुट्स टाइप। इनपुट टाइप्स मतलब क्या? कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपना नाम डालना है, तो नाम क्या होगा? टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। मान लीजिए आपको ईमेल डालना है, तो इनपुट टाइप क्या होगा? ईमेल, ठीक है। मान लीजिए आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जेंडर टाइप क्या होगा? रेडियो बटन। दो ऑप्शन दिए रहेंगे, मेल और फीमेल। अगर आप मेल पे करेंगे तो फीमेल अनचेक होगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे मीन्स कोई एक ही सेलेक्ट होगा रेडियो बटन पे, ठीक है। फिर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आता है, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आएगा आप देखेंगे कैलेंडर का रूप आता है, ठीक है। कैलेंडर मतलब आप क्लिक करेंगे, कैलेंडर लोड होता है और वहां से अपनी डेट चूज करते हैं। फिर बटन आती है सबमिट की, जैसे ही आप सबमिट पे प्रेस करते हैं, डेटा प्रोसेस होने चला जाता है, मतलब डेटा बैकएंड के पास चला जाता है। तो ये सब हम अचीव करते हैं फॉर्म टैग के अंदर। तो चलिए अब बना लेते हैं हम अपना फॉर्म टैग। सबसे पहले क्या करेंगे? कमेंट। कमेंट करके क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे फॉर्म्स, ठीक है। हम क्या बनाने जा रहे हैं? फॉर्म्स। तो फॉर्म टैग लिखने से पहले क्या करना होता है हमें? हम लिखेंगे फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर्म।
और जैसे ही हम फॉर्म लिख देते हैं हम हिट करते हैं टैब, और जैसे ही हिट टैब करते हैं जो फॉर्म का एलिमेंट का सिंटैक्स होता है वो पूरा का पूरा लोड हो जाता है। ठीक है, फॉर्म टैग क्यों लिखते हैं आप समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे फॉर्म टैग बनाते कैसे हैं, आप किस तरह किसी एक इंसान का नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं, ये हम सीखेंगे हम इन्हें बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो फॉर्म लिखा और फॉर्म लिख के मैंने मार दिया हिट टैब, और जैसे ही मैंने हिट टैब किया पूरा का पूरा फॉर्म टैग लोड हो गया। ये जो एक्शन लिखा हुआ है ये एज ऑफ नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एचटीएमएल के पार्ट के अंदर। जैसे ही हम अपना बैकएंड शुरू करते हैं तब हमारे लिए एक्शन और मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। एट दिस पॉइंट ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर, अब फॉर्म टैग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के टाइप है। टाइप मतलब टेक्स्ट, मतलब जो आप नाम लिख रहे हैं वो एक टाइप हो गया, ईमेल आईडी एक टाइप हो गई, पासवर्ड एक टाइप हो गया, रेडियो बटन एक टाइप हो गया, मल्टीपल चेक बॉक्सेस जो आते हैं जिन पे आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं वो एक टाइप हो गया, सबमिट की बटन एक टाइप हो गई, डेट ऑफ बर्थ एक टाइप हो गई। तो इस तरह हर एक काम के लिए टाइप पहले से ही डिफाइंड है, जिसे हम यूज करके इनपुट को, फॉर्म के इनपुट को बता सकते हैं कि जो यूजर है वो इस तरह का डेटा डालने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेम लिख रहा हूं और नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट हिट टैब, क्या टैब किया मैंने, प्रेस किया, टैब किया मैंने, हिट को सॉरी, प्रेस किया मैंने टैब की को, और जैसे ही मैंने टैब की को प्रेस किया आप देख सकते हैं राइट टेक्स्ट लिखकर आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं करूंगा बंद। हाँ, हमें ये भी जानना है कि हम वेब सर्वर, लाइव सर्वर को बंद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बटन ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर दीजिए तो वो बंद हो जाएगा, और फिर से क्लिक कीजिए गो लाइव, तो आप फिर से लाइव चले जाएंगे। फिर से कुछ नहीं, वही सेम काम करना है, यूआरएल कॉपी, यहाँ पे आके यूआरएल पेस्ट, कॉलन और 5500 मार देना है, हिट एंटर, और जैसे ये मारेंगे ये लोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, एक काम करते हैं बी आर टैग हटा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है, चलिए बी आर टैग को हटा दे, ये बी आर टैग रहने देते हैं इमेज का, और ये रहने देते, इसको और हटा दे रहने देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं बी आर, ताकि ये यहाँ से टूट के नीचे आ जाए। तो अब यहाँ पे आ गया, एक और काम कर सकते हैं, हमें पता है एचआर, तो एक हमें एक्स्ट्रा लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके नीचे आ गया हमारा इनपुट फॉर्म। अब मैं यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ जो आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलिए मैंने नेम बना लिया, अब बनाते हैं ईमेल। ईमेल बनाने के बाद मैं लिखूंगा फिर से इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप क्या हो जाएगा अब टाइप होगा ईमेल। अब टाइप क्या करेंगे हम लोग, अब टाइप लिखेंगे हम लोग ईमेल और करेंगे सेव। ठीक है, सेव करते ही आप देखेंगे हम यहाँ पे एक चीज नोटिस की, इसके जस्ट बाजू में नेक्स्ट इसके ये आ गया, मतलब ये कौन सा एलिमेंट हुआ, ये हुआ इनलाइन एलिमेंट। अगर इसको मुझे नेक्स्ट लाइन पे भेजना हो तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा बी आर, ताकि वो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो आप देखिए अब दोनों ऊपर नीचे आ गए हैं। एक चीज और, आपने कई सारे वेब फॉर्म में देखा होगा कि यहाँ पे लिखा रहता है कुछ। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, वो हम लिख सकते हैं प्लेस होल्डर की मदद से। मैंने प्लेस होल्डर से लिख दिया फुल नेम। अब मैं अगर इसे सेव करता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से प्लेस होल्डर ईमेल आईडी, अब क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे आएंगे और हिट करेंगे रीलोड, तो ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर फुल नेम लिख कर आ जाता है। तो इससे एक यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाता है। जो भी यूजर आएगा आपके वेब पेज पे वो आते ही देख लेगा, अच्छा मुझे यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे मुझे मेरी ईमेल आईडी लिखनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से बियर डालते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे जाए, वो है पासवर्ड। क्या है वो, पासवर्ड। ठीक है, अब पासवर्ड क्या करता है, टाइप क्या लिखेंगे, टाइप क्या लिखेंगे, टाइप लिखेंगे पासवर्ड, सेव कर देंगे, यहां पर आएंगे, हिट करेंगे रीलोड। तो अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो बुलेट की तरह डॉट डॉट आएगा, जैसा कि पासवर्ड के अंदर आता है। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए जो यूजर है उससे हमें लेना है कि वो किस जेंडर का है। ठीक है, तो क्या लेना है हमें, जेंडर लेना है, तो हम लिखेंगे जेंडर। ठीक है, जेंडर लेने के बाद आपने देखा होगा यूजुअली दो ऑप्शन आते हैं, मेल का या फीमेल का। और जब भी आपने नोटिस किया हो तो वो यूजुअली रेडियो बटन की फॉर्म में होते हैं। मींस आप किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या आइदर मेल और फीमेल। तो अब ये बनाना कैसे वो जान लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लिखेंगे इनपुट। ठीक है, अब एक शॉर्टकट सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, शॉर्टकट मतलब आप करेंगे कॉलन और लिखेंगे रेडियो,
और हिट कर देंगे टैब। जैसे ही आप करेंगे हिट टैब, तो हमारा जो एमिट है, जो हमारा फ्रेंड एमिट है, वो हमें पूरा का पूरा कोड बना के दे देगा। किसका? इनपुट टाइप रेडियो का। आप देख सकते हैं आ गया इनपुट टाइप रेडियो। सेम इसी तरह आप हर चीज के लिए कर सकते हैं। आप लिखेंगे इनपुट कॉलन, मैंने लिख दिया ईमेल, तो अब मारूंगा टैब, तो टाइप ईमेल लिखकर आ चुका है। मैं फिर से इसको हटा देता हूं और मैं फिर से लिखता हूं इनपुट टाइप, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पासवर्ड। तो अब क्या होगा, ये पासवर्ड के लिए बनकर आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? तो ये एक शॉर्टकट है एमिट के अंदर किसी भी चीज को इजीली अपने वेब पेज पे लेके आने के लिए, ठीक है। तो जब भी जेंडर होता है तब भी दो ऑप्शन होता है, एक होता है मेल और फिर दूसरा एक रेडियो बटन होता है। तो मैं फिर कैसे करूंगा, इनपुट कॉलन रेडियो, और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फीमेल, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे और अपनी गलती को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, मैंने कर दिया हिट रीलोड और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मेल और फीमेल। देखो अब दोनों सेलेक्ट हो रहा है। दोनों क्यों सेलेक्ट हो रहा है, उसका कारण है, जब भी आप रेडियो बटन बनाते हैं तो आपको रेडियो बटन को एक ग्रुप में बनाना होता है। ग्रुप मतलब मेल फीमेल इज अ ग्रुप ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे आप लिखेंगे जेंडर, और इस नेम पे भी आप लिखेंगे जेंडर। तो ये सब एक ग्रुप के हो गए, इसे करेंगे सेव। अब यहाँ पे आके करते हैं रिलोड, ठीक है। तो मेल और फीमेल, ठीक है, अब ये हो गए एक ग्रुप के अंदर। अगर मान लीजिए आपने गलती से नाम अलग अलग लिख दिया और इसे करेंगे रीलोड, तो अब आप इसे भी सेलेक्ट कर पाएंगे, इसे भी सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब इन लोगों ने एक ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं किया है। ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो नेम लिखा है वो इसके अंदर और इसके अंदर सेम होना चाहिए, तभी एक ग्रुप फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल आएगा, यहाँ पे फीमेल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड के बाद ब्रेक, तो उससे क्या होगा, ये इससे ये नीचे आ जाएगा। क्लियर? एक चीज और, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, जब भी आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो एक बटन आती है, मतलब एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा रहता है रिक्वायर्ड, मतलब आपने ये चीज छोड़ दी है, आपको ये भरना होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैं ईमेल आईडी में, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे ही लिख के मैं इसे सेव करता हूँ, अब मैं इसके अंदर हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्किप करके यहाँ पे आ जाता हूँ, और अभी मैंने सबमिट बटन नहीं दबाना है, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट बटन बना देता हूं और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, यहां पे एक पॉपअप आ जाएगा, जो पॉपअप बोलेगा कि ये रिक्वायर्ड है। चलिए अब उसे देख लेते हैं, ठीक है। उसे भी बना लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे दे दिया BR। अब मैं दूंगा इनपुट। इनपुट का टाइप क्या होगा? अब होगा वो सबमिट, ठीक है। और वैल्यू भी मैंने क्या लिख दी, सबमिट। और वैल्यू जो सबमिट होती है ये कहाँ पे दिखाई देगी, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पे सबमिट दिखाई दे रहा है। आप अगर वैल्यू में लिख देते हैं मान लीजिए लॉगिन, तो अब आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, लॉगिन, ठीक है। तो वैल्यू मतलब ये जो बटन पे आपको क्या दिखाना है, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, एक पॉपअप आ रहा है, और पॉपअप क्या बोल रहा है, प्लीज फिल इन द, फिर से क्लिक करते हैं, फिल इन दिस फील्ड, मतलब आप इस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। बिना इस फील्ड को फिल किए जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो सकता। इसी तरह आप रिक्वायर्ड जो है वो हर एक के अंदर डाल के उसका फिलिंग, मतलब जो यूजर है वो उसे एम्प्टी ना छोड़ सके, वो कंपलसरी हो जाता है रिक्वायर्ड लिखने के बाद, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, DOB, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो फिर से क्या होगा, इनपुट। इस वक्त टाइप क्या लेंगे हम लोग, टाइप लेंगे डेट। टाइप क्या होगी हमारी, डेट, ठीक है। टाइप आ गई डेट, मैंने कर दिया सेव। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ हिट रीलोड। तो देखिए मैं यहाँ पे एक ब्रेक भी लगा देता हूँ ताकि वो अलग अलग लाइन में हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम मार देते हैं एक BR ताकि ब्रेक हो जाए। ब्रेक आते ही आ गया डेट ऑफ बर्थ। इस पे क्लिक करने पे देखिए एक पूरा का पूरा कैलेंडर पॉपअप होकर आ गया। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी मंथ पे या ईयर पे जा सकते हैं। पहले आप मान लीजिए इस ईयर पे चले जाते हैं, फिर आप यहाँ जा सकते हैं, क्लियर। और कोई भी चीज को सेलेक्ट कर लीजिए तो वो डेट यहाँ पे लिख कर आ जाती है। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सबमिट मीन्स लॉग इन, वो क्या बोलता है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, मतलब आप उस एक फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो आगे बढ़ने के लिए। एम आई क्लियर?
इतने बात समझ में आ गई? तो ये था फॉर्म्स का बेसिक्स, ठीक है? तो हमने एचटीएमएल का जितना इम्पोर्टेंट और बेसिक्स होता है वो कवर कर लिया है। इसके अलावा एचटीएमएल में थोड़ी चीज़ें और हैं जो थोड़ी और इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन एज़ अ बिगिनर, एज़ अ बेसिक कंप्लीट बिगिनर जिसको कुछ नहीं आता हो, आपके लिए इतना जानना मोर देन इनफ है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।